सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेल डिवीजन का एम फेज। अब एम फेज को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या चीजें पढ़ ली थी, उस सब का एक रिकैप लेते हैं और उसके बाद हम एम फेज पर पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे सेल डिवाइड करने वाली है, सेल में डिवीजन होगा और सेल में जो डिवीजन होता है उसमें दो फेजेस होती है। जो पहली फेज होती है वो होती है इंटरफेज और जो दूसरी फेज होती है वो होती है एम फेज। तो हमने अच्छे से इंटरफेज के बारे में बातें कर ली थी, पूरा डिस्कस कर लिया था कि कैसे उसमें G1 फेज आएगी, फिर उसके बाद सिंथेसिस S फेज आने वाली है जिसमें डीएनए डबल हो जाता है और उसके बाद जो फेज आएगी वो आएगी G2 फेज। ये सारे फेजेस हम कंप्लीट कर चुके थे और जो भी सारे चेंजेस होते हैं वो चेंजेस हो चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एम फेज, मतलब एम फेज के अंदर कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं, सेल किन किन चेंजेस से होकर गुजरती है, ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। तो एम फेज के बारे में अगर हम स्टार्ट करें और जो पहली चीज लिखें एम फेज के बारे में, तो एम फेज को बोला जाता है माइटोटिक फेज। एम फेज जो डिनोट करती है वो करती है माइटोटिक फेज। अगर हम बात करें माइटोटिक फेज क्या होती है या किस चीज को हम माइटोटिक फेज बोल सकते हैं, तो जो हमारी पहली क्लास थी सेल डिवीजन की उसमें हमने बात की थी कि एक सेल है वो दो टाइप के डिवीजन से होकर गुजरती है, या तो वो माइटोसिस हो सकता है या फिर वो मियोसिस हो सकता है। अगर हम बात करें एम फेज के बारे में तो इसमें माइटोसिस होता है और हमने पढ़ा है कि माइटोसिस के अंदर जब भी सेल डिवाइड करती है तो जो सेल की पेरेंटल सेल है, मतलब जो सेल खुद है और जो उसकी डॉटर सेल बनने वाली है, उन दोनों के अंदर प्लॉइडी का जो अमाउंट है, जो प्लॉइडी का नंबर है वो सेम रहने वाला है। तो जो एम फेज है माइटोसिस होता है, अगर उसमें पेरेंट की प्लॉइडी 2n है तो डॉटर की प्लॉइडी भी 2n ही रहने वाली है। तो इस चीज को ध्यान रखा जाता है माइटोटिक फेज में। तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि जो पेरेंट की प्लॉइडी है वो सेम रहेगी किसके, डॉटर के, तो प्लॉइडी विल रिमेन सेम। और किन किन की सेम रहने वाली है, ये पेरेंट की और डॉटर की दोनों की सेम रहने वाली है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं पेरेंट और डॉटर की प्लॉइडी इक्वल रहेगी। अब हम बात करें कि एनसीईआरटी में एक एम फेज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है और उस लाइन के बारे में बात करते हैं कि एम फेज के बारे में एनसीईआरटी बोलती है कि दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। अगर हम बात करें एनसीईआरटी ने एम फेज के लिए बोला है कि दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, तो इस चीज को हम लिखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एनसीईआरटी ने इसी के लिए ही ये क्यों लिखा है। अगर हम बात करें ड्रामेटिक फेज होने की तो एम फेज को इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले जो फेज आती है इंटरफेज, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो डीएनए है, डीएनए डबल होता है, सेल में काफी सारे चेंजेस होते हैं। तो वो सारे चेंजेस को अगर कोई साइंटिस्ट है वो माइक्रोस्कोप से स्टडी करना चाहेगा तो उतने अच्छे से वो चेंजेस विजिबल नहीं होते हैं, मतलब वो एक साथ हो जाते हैं और होने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा सेल के अंदर ये चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें एम फेज की तो इसके अंदर जो भी स्टेजेस आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज वगैरह, तो उन सब के अंदर जितने भी चेंजेस होने वाले हैं, जो भी चेंजेस होंगे कि कोई स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं या फिर जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रियोल है वो अलग अलग पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे चेंजेस बहुत ही ज्यादा विजिबल होते हैं और इनको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इसलिए एनसीईआरटी बोलती है इस फेज को दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, एम फेज के बारे में ये बात हो गई। अब अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि जो एम फेज है वो कितना टाइम लेती है, तो इससे पहले हमने बात की थी इंटरफेज की, और जो इंटरफेज थी उसके अंदर जो सेल साइकिल है, जो उसका अंदर जो टाइम लगने वाला है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरफेज के अंदर निकल जाता है। तो जो बचा हुआ टाइम है और जिसको हम जानते हैं कि लगभग अप्रॉक्स जो 5% टाइम है वही बचता है एम फेज के लिए। तो इसमें लिखते हैं कि अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ओनली 5% टाइम ऑफ टोटल सेल साइकिल। अब
इसकी टाइम ड्यूरेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमने इससे पहले फेज पढ़ी थी इंटरफेज। अब इंटरफेज में क्या था कि जो सेल है वो डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करती है, मतलब तैयारियां चलती हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं, जो डीएनए है वो डबल होने वाला है, स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन चाहिए तो उसका फॉर्मेशन होता है, साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो वो एक तरह से जो डिवीजन है उसके लिए रिक्वायर है। वो सारे जो चेंजेस हैं अगर वो नहीं होंगे तो डिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं इंटरफेस के अंदर। मतलब आप इस चीज को ऐसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम देखें तो आप जो तैयारी करते हैं नीट की या फिर जेई की, है ना, तो नीट की या जेई की तैयारी करने में तो आपको कितना टाइम लगता है, लगभग 2 साल लगते हैं, किसी को और भी ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन जो उसकी एग्जाम होती है जिसमें आपका एक्चुअल पता चलता है कि आपने कितनी तैयारी की है, वो 1 दिन का ही होता है। तो जो एक्चुअल एग्जाम है उसका टाइम कम है। किससे कम है? जो आपने पूरी तैयारी की है पूरे 2 साल, उस चीज से कम है। तो हम इस चीज से समझ सकते हैं कि जो एक्चुअल डिवीजन होता है या एक्चुअल जो डे है जिस दिन हमें हमारी सारी चीजें दिखानी है, उसका टाइम कम है। लेकिन जो प्रिपरेशन है, जो उस एग्जाम को अच्छे से करने के लिए जो प्रिपरेशन होने वाली है, वो प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो एम फेज है उसका टाइम बहुत ही कम है और वो कितना रहने वाला है, 5% रहने वाला है टोटल टाइम का। ठीक है। और ये एम फेज है, इसके बारे में बात करें तो जो एक्चुअल डिवीजन होगा, मतलब एक्चुअल डिवीजन किस किस चीज में होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो जो एक्चुअल डिवीजन होने वाला है वो भी इसी फेज के अंदर होने वाला है। तो अपन लिख सकते हैं इसको, एक्चुअल डिवीजन टेक्स प्लेस इन दिस फेज। तो ये सारी कुछ ऐसी जनरल बातें थी जो हमने एम फेज के बारे में पढ़ ली हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम एम फेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और एम फेज के अंदर जो सेल का डिवीजन है वो किस किस तरह से होने वाला है। तो अगर हम अपन बात करें एम फेज की, तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं। 2 इवेंट कौन कौन से होने वाले हैं? एक हम बात करेंगे इसमें न्यूक्लियस के डिवीजन के बारे में और दूसरी हम बात करेंगे इसमें साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बारे में, कि इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो इस बेस पर हम एम फेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन दोनों पार्ट्स को हम समझते हैं। जो एम फेज है उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और उसमें कौन कौन से, एक में किस क्या होगा कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और दूसरे में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अगर आप बात करें न्यूक्लियस के डिवीजन की तो उसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है और उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें दूसरी चीज जिसका डिवीजन होने वाला है तो वो डिवीजन होने वाला है साइटोप्लाज्म का और उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और बात करें साइटोकाइनेसिस की तो इसके अंदर किस चीज का डिवीजन होने वाला है? साइटोप्लाज्म का। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं अपन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये दोनों चीजों की हमने बात कर ली है। अब जो न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है वो कैरियोकाइनेसिस के अंदर और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन करने होने वाला है वो साइटोकाइनेसिस के अंदर। इस चीज को मैं आपके लिए थोड़ा और आसान करूं तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो वर्ड है कैरियो, अगर हम सेल बायोलॉजी के बारे में बात करें तो कैरियो वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियस के लिए। और जो वर्ड है जो साइटो वर्ड यूज किया जाता है सेल के अंदर, वो यूज किया जाता है साइटोप्लाज्म के लिए। तो इससे इस चीज को समझना आसान है कि अगर हम कैरियो की बात कर रहे हैं और उसके अंदर काइनेसिस होगा, मतलब उसमें डिवीजन होगा, तो उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन पढ़ेंगे। और अगर बात करें साइटोकाइनेसिस की तो साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो उसमें हम साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। ये हो गई इनके डेफिनेशन की बात। अब हम देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस वो कितने स्टेप्स में होने वाला है और जो साइटोकाइनेसिस है क्या उसमें भी कुछ टाइप्स वगैरह होते हैं क्या। तो अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस की तो कैरियोकाइनेसिस है वो 4 फेजेस में होता है और उन चारों फेजेस के हम नाम लिख लेते हैं, फिर उनको वन बाय वन हम काफी डिटेल में देखेंगे। सो जो पहली फेज आती है वो आती है प्रोफेज। जो दूसरा फेज आने वाला है वो है इसमें मेटाफेज। थर्ड फेज इज एनाफेज और जो लास्ट फेज इसके अंदर आने वाली है वो फेज है टीलोफेज। ये चारों फेजेस
इसमें आएंगी और वन बाय वन हम इनका स्टडी करेंगे। अब अगर हम बात करें जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है साइटोकाइनेसिस के बारे में, तो साइटोकाइनेसिस को हम पढ़ेंगे किस किस के रेफरेंस में, या तो हम पढ़ेंगे एनिमल्स के और उसके साथ में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर कि जो प्लांट की सेल है वो अपने साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे कर रही है और जो एनिमल की सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे हो रहा है। तो ये हम दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम एनिमल के में कि एनिमल सेल कैसे अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रही है, और दूसरा हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में कि प्लांट की सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया है। अब हम इन चारों स्टेजेस के बारे में देखेंगे और साइटोकाइनेसिस के बारे में देखेंगे। अब ये चारों स्टेजेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की जो लाइन है वो क्या कहती है इन चारों स्टेज के बारे में। तो सबसे पहले मैं वो लाइन बोलूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर हम बात करें चारों फेजेस की, तो एनसीईआरटी बोलती है कि एक क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन इन बिटवीन दीज फेजेस, मतलब कि एक क्लियर कट लाइन इन चारों फेजेस के बीच में हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज का एनसीईआरटी ने इसको क्यों बोला है उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैं इस लाइन को लिख देता हूं, एक क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन in between these phases। अब कुछ लोगों को इस चीज से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि अगर हम किन फेजेस के बीच में क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इसका मतलब क्या है। मतलब कि जो ये चारों फेजेस हैं ये प्रोग्रेसिव होती हैं, और प्रोग्रेसिव होती हैं इसका मतलब कैसे है कि जो चारों फेजेस हैं इसमें जैसे हम बात करें प्रोफेज चल रही है और प्रोफेज खत्म नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले मेटाफेज के कुछ इवेंट्स चालू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जैसे मेटाफेज चल रही है तो मेटाफेज कंप्लीटली खत्म नहीं होती है, लेकिन कुछ इवेंट्स जो एनाफेज है उसके चालू होने लग जाते हैं। और हम बात करें लास्ट में अगर टेलोफेज है तो वो एनाफेज के साथ में चालू हो जाती है। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये एक टाइप की प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, मतलब जो कैरियोकाइनेसिस है उसके अंदर जो डिवीजन हो रहे हैं वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब कि जो चारों फेजेस हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट है और ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि इसके बाद ये फेज होगी इसके बाद ये फेज होगी। इसको हम ऐसे समझते हैं कि हम देखते हैं कि सेल के अंदर प्रोफेज हो रहा है, फिर ऐसे नहीं होता है कि सेल में प्रोफेज कंप्लीट हो गया उसके बाद सेल वेट करे कि मैं थोड़ा देर वेट कर लेती हूँ उसके बाद मैं मेटाफेज स्टार्ट करूंगी, फिर मेटाफेज के बाद थोड़ा वेट करे और फिर एनाफेज स्टार्ट करे। ऐसा नहीं होता है, ये सारी फेजेस हैं वो एक साथ हैंड टू हैंड टुगेदर चलती हैं, जिसमें प्रोफेज चल रही है थोड़ी देर बाद मेटाफेज चलती है। हम हमारी स्टडी को आसान करने के लिए कि हम इनको अच्छे से पढ़ पाए इसलिए हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। तो इनको हम वन बाय वन समझेंगे कि सबसे पहले प्रोफेज में क्या होने वाला है, फिर मेटाफेज में क्या होने वाला है, फिर एनाफेज में क्या होगा और फिर टेलोफेज में क्या होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले अपन वो पॉइंट लिख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था कि जो ये कैरियोकाइनेसिस है ये एक तरह का प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, मतलब जिसमें सारी प्रोसेस ये साथ में करते हैं, प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ठीक है, इस चीज को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे प्रोफेज के बारे में, और प्रोफेज को वन बाय वन इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें हम समझेंगे। अब हम बात करें प्रोफेज की, तो प्रोफेज में क्या क्या होने वाला है उस चीज को हम समझ लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एम फेज की, अब एम फेज में स्टार्ट कर रहे थे हम प्रोफेज, लेकिन अब एक चीज देखते हैं कि जो सेल है इससे पहले डिवाइड होकर आई है और एक फेज के थ्रू होकर आई है, वो फेज थी इंटरफेज। अब इंटरफेज की हम बारे में बात कर लेते हैं कि अभी सेल में क्या क्या डिवीजन हो चुके हैं, सेल के भी कंडीशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या मटीरियल है। तो अगर हम बात करें प्रोफेज की तो इसको हम दो वे में पढ़ सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जो एक पढ़ेंगे हम प्रोफेज वो पढ़ेंगे हम अर्ली प्रोफेज, और जो दूसरी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लेट प्रोफेज। मतलब अभी जो अर्ली में पढ़ेंगे ना वो सेल की क्या कंडीशन है फिलहाल में, और जो लेट प्रोफेज है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रोफेज के अंदर सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। अगर हम बात करें अर्ली प्रोफेज की तो उसको हमें डायग्राम से समझते हैं कि सेल के अंदर अभी भी क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। तो ये सेल ड्रॉ करी है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो हमारा डीएनए है क्रोमेटिन मटेरियल है वो अभी उलझा हुआ है, कैसा है वो इंटरबाइंड है। इसके अंदर भी एक न्यूक्लियोलस है,
और जो सेल के कुछ ऑर्गेनल है उन सबको भी हम ड्रॉ कर देते हैं कि इसमें कौन कौन सा भी प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनल्स की बात करें तो इसके अंदर अभी ER है, बात करें तो गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट है, और 2 सेंट्रोसोम जो कि हमने डिवाइड किए थे किस फेज में, एस फेज में सेंट्रोसोम डिवाइड किए थे, तो 2 सेंट्रोसोम भी अवेलेबल है। तो ये भी सेल की करंट स्टेज है जिसको हम अर्ली प्रोफेज बोल सकते हैं। अब इसमें धीरे धीरे चेंजेस होना स्टार्ट होंगे। अर्ली प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं कि ये हमने सेल की कंडीशन देख ली। अब हम बात करें प्रोफेज में चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं, तो उसको हम आगे समझते हैं कि इसमें कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसमें होगा, जो हमारा डीएनए मटेरियल है वो उलझा हुआ है और वो एस फेज में डबल हुआ था, हमारे पास अभी डीएनए का अमाउंट ज्यादा है। अब जो उलझा हुआ है तो सबसे पहले क्या करेगा डीएनए कि उसको सुलझाएगा, और उसको सुलझाएगा इसका मतलब जो अनटेंगल है उसको, इंटरवाइन डीएनए है उसको अनटेंगल करेगा, और अनटेंगल के बाद उसका कंडेंसेशन स्टार्ट करेगा। मतलब कंडेंसेशन मतलब कि उनको क्रोमोसोम के अंदर एक कंडेंस फॉर्म में फिल करेगा। तो सबसे पहला काम जो हमारा प्रोफेज के अंदर शुरू होता है जो कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिक मटेरियल, ये चीजें चालू होती हैं। इसके अलावा और क्या होगा, तो एक चीज होती है ये क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं जो हमने एस फेज में डबल किए थे, ये क्रोमोसोम नहीं सेंट्रोसोम। तो ये जो सेंट्रोसोम है ये दोनों डिफरेंट जो पोल्स हैं उन पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा क्या होगा, और जैसे जैसे प्रोफेज खत्म होगी और जो लास्ट चीज आने वाली है प्रोफेज में उसकी बात करेगा, तो प्रोफेज के अंदर जो लास्ट आएगा वो आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये दोनों डिसअपीयर होने लग जाएंगी या डिसइंटीग्रेट होने लग जाएंगी। तो ये चेंज